हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने है ना सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कंप्लीट किया था, जो सप्लाई के बारे में बताता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल बाय अ पर्सन फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन 7(1) में हमने देखा था दैट activities or transaction from any person other than individual to its members or constituents or vice versa for cash or deferred payment or any other valuable consideration, वो भी सप्लाई होगा। 7(1)(b) में हमने देखा था import of services for consideration whether or not in the course or furtherance of business, वो भी सप्लाई होगा। एंड 7(1)(c) में हमने देखा था certain activities when made without consideration as specified in schedule 1। अब schedule 1 में पैरा 1 permanent transfer or disposal of business assets where ITC has been availed on such assets, para 2 supply between related person or distinct person in the course or furtherance of business, then para 3 supply between principal and agent, and para 4 है importation of services from related person or any of his establishment outside India in the course or furtherance of business। तो हमने यहां तक हमने डिस्कस किया हुआ है अब तक। अब 7(1)(a) में जाने से पहले हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 देखेंगे, विच इज अबाउट नेगेटिव लिस्ट। तो नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी जो हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, इसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला विल बी स्टडिंग शेड्यूल 3। हमने शेड्यूल 1 ऑलरेडी देखा, हम अभी क्या देख रहे हैं शेड्यूल 3। सर 2 किधर गया? 2 हम देखेंगे सेक्शन 7(1)(a), जो हमने बीच में एक पार्ट में स्किप किया है ना, उसको इसके बाद देखेंगे हम। तो पहला हम शेड्यूल 3 देखेंगे, उसके बाद हम एक नोटिफिकेशन के थ्रू हम देखेंगे, जिसमें 2 नोटिफिकेशन देखेंगे जहां पर उन्होंने बोला कि इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, एंड फिर एक क्लैरिफिकेशन देखेंगे। जो ये पार्ट है दिस विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है नॉट अ सप्लाई, दिस इज नॉट अ सप्लाई। अभी अभी हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 देखा, जिसमें हमने समझा कि ओके ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो सप्लाई होगा। अब ये कुछ ऐसे लिस्ट है कि भले वो कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन ये सर्टेन एक्टिविटीज जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो सर क्या मतलब ये सेक्शन 7(1) को ओवरराइड करेगा? यस डेफिनेटली ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को ये ओवरराइड कर देगा ये। ओके, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3। Section 7 subsection 2 clause A provides activities or transactions specified in schedule 3 shall be treated neither as supply of goods nor supply of services. Schedule 3 specifies transactions or activities which shall be neither treated as supply of goods nor as supply of services. अब ये शेड्यूल 3 में टोटल 8 पैरा होते हैं। टोटल 8 पैरा है जो आपको बताते हैं कि ये सारे सप्लाई नहीं होंगे, लेकिन हमको इंटर के सिलेबस में सिर्फ 6 पैरा है। ओके, इंटर में सिर्फ 6 पैरा पढ़ने, बाकी के 2 पैरा क्यों नहीं है? बाकी के 2 पैरा क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, बाकी के 2 पैरा भी बहुत सिंपल बेसिक है, लेकिन उसका रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कस्टम से है,
इसके लिए जब फाइनल में आप कस्टम्स पढ़ते हो तब वो 2 पैरा भी पढ़ लेते हो। ओके, अगर वो 2 पैरा यहाँ पे अभी इंक्लूड भी होते तो भी हम उसको पढ़ लेते थे, आसानी से समझ लेते थे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। Thus, the activities or transactions specified under this schedule can be termed as non-supplies under GST regime. In a way, it is a negative list for the purpose of taxation in GST. It is important to note that apart from the activities specified in Schedule 3, some activities have been notified by the government via different notifications which are also to be considered as non-supplies. Further, some circulars have been issued clarifying that certain transactions are to be considered as non-supplies. तो हमारा जो डिस्कशन होगा देखो उसमें एक शेड्यूल 3 पढ़ेंगे हम लोग, नोटिफिकेशन जो होंगे वो पढ़ेंगे एंड सर्कुलर पढ़ेंगे जहां पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये वाले पार्ट को आपको सप्लाई नहीं गिनना है। देखो शेड्यूल 3 मतलब ये तो एक उन्होंने लिस्ट बना दी, नोटिफिकेशन मतलब दिस इज लाइक यू कैन से एन एक्सटेंशन ऑफ एक्ट ओनली, जहां पे वो इसके थ्रू हमको बताना चाहते हैं कि इसको भी सप्लाई मत गिनो। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सर्कुलर का मतलब ये हो गया कि ये तो हम पहले से ही इसका इंटेंशन ये है कि हमारा एक्ट यही बोल रहा है कि इसको आपको सप्लाई नहीं मानना है, बट अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो हम इसके थ्रू उसको और क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो नॉन सप्लाईज में सबसे पहला फर्स्ट पैरा अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पैरा जब हम देखेंगे दैट इज सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा विच इज इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये जो एम्प्लॉय है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है, ये जो एम्प्लॉय है ये वेजेस जो डेली वेजेस मिलते हैं उस पे हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर हो सकते हैं, कोई भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अगर वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर in the course of or in relation to his employment. Services provided by casual worker to employer who gives wages on daily basis to the worker are services provided by the worker in the course of employment. भले डेली वेजेस पे, डेली बेसिस पे अगर हमको वो वेजेस मिल रहे हो, सैलरी मिल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि मतलब जब कोई एम्प्लॉय अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में जब उसको पैसे मिल रहे हैं उस पैसे में जीएसटी लेवी नहीं होगा, उस पे वहां पे उसके ऊपर और जीएसटी एडिशनल लेवी नहीं होगा। कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिम आर सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Similarly, casual workers employed by a security service agency for provision of security services to the client are also service in the course of employment. Only services that are provided by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of supply. However, services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as supply. सर्विसेज प्रोवाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैंने 4 लोगों को अपने यहाँ पे जॉब पे रखा है जिनको मैं एज अ टेलर उनको मैंने यहाँ पे जॉब पे रखा है, उनको मैं काम प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो जो शर्ट है उसको स्टिचेस करके मुझे दे रहे, वो मेरे एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो गया। लेकिन अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये शर्ट बनाने का ऑर्डर दिया है, मैंने बोला है कि मैं शर्ट मैन्युफैक्चर, लेकिन मैंने जो शर्ट बनाने का जो काम है किसी और को दे दिया, तो ये तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला काम हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला काम हो गया, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होगा। जैसे सिंपल है, जहाँ पे वो सैलरी के पर्सपेक्टिव जब आप देखते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। Services provided on contract basis by person to another, that is principal to principal basis, are not services provided in the course of employment. Any amount paid by employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service of forbearance to act
एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं कि मैं तुमको और पैसे दूंगा लेकिन ये मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है इनको ज्वाइन मत करना, तो अगर वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पे वो बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए और दूंगा, आप ये जो कॉम्पिटिटर्स है इनको ज्वाइन मत करना, तो उस केस में जो एम्प्लॉय है वो कमिटमेंट दे रहा है ऑफ फॉरबेरेंस ऑफ एन एक्ट, ऑफ फॉरबेरेंस ऑफ एन एक्ट। तो वो जो फॉरबेरेंस ऑफ एन एक्ट वाला है दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड वो जो 10 लाख रुपए जो आएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, और उसके ऊपर जीएसटी भी लेवी होगा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोर्ट में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, लेट से अगर हम लोग कुछ किसी चीज में डिस्प्यूट है या कोई हम अग्रीड पार्टी है और हम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो हम कोर्ट में जब वो अपील देते हैं, एप्लीकेशन जब देते, हो सकता है उसमें कुछ हमसे कोर्ट फीस लेता, उसमें हमसे कोर्ट कुछ फीस लेगा, जो फीस लेगा उसके बदले में कोर्ट हमको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जो कोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम सप्लाई नहीं मान रहे, उसको हम सप्लाई नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट को जिसके हम नेगेटिव लिस्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट लीगल सर्विसेज की हम बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट का प्रीमाइसेस है, यहाँ पे कोर्ट के प्रीमाइसेस ने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दे के रखी हुई है एज चेम्बर्स, यहाँ पे रेंट पे देके रखा हुआ है, चेम्बर्स प्रोवाइड किया हुआ है एडवोकेट्स को, तो वो जो रेंटिंग वाली जो सर्विस होगी वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं। या फिर कोई और प्रीमाइसेस है जहां पे कुछ टेलीकम्युनिकेशन टावर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कोर्ट ने अलाउ किया, जिसके लिए कोर्ट पैसे ले रहा है, तो अगेन ये भी जो टेलीकम्युनिकेशन टावर जो है वो इंस्टॉल करने का जो सर्विस प्रोवाइड किया है उसको भी हम नेगेटिव लिस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे। देखो उसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। हम आगे देखेंगे, आई थिंक मॉड्यूल में नहीं है वो एक्सप्लेनेशन। नाउ पैरा 3, functions performed by members of parliament, functions performed by members of parliament, members of state legislature, members of state legislature, members of panchayat, members of municipalities and members of other local authorities, and members of other local authorities। तो अगर एमपी एमएलए जो है अगर ये जो सर्विस प्रोवाइड करे इसको बोल दिया कि इसको सप्लाई नहीं मानना है, देन duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the constitution in that capacity। मतलब कोई ऐसे पोस्ट में आके हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे जो पोस्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन से इस्टेब्लिश हुई है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन कोई पोस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इस्टेब्लिश हुई है तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई पोस्ट आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वहां से कोई सर्विस प्रोवाइड करे उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो अगर यहां से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस पोस्ट से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, Attorney General of India in that capacity। Duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। तो अगर कोई भी बॉडी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बॉडी अगर गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और उस बॉडी में अगर हम एज चेयरपर्सन या एज मेंबर और डायरेक्टर या फिर एज डायरेक्टर हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। तो पैरा 3 में देखो 3 पार्ट से, पहला एमपी एमएलए जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे,
फिर उसके बाद क्या बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में से अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी स्टैब्लिश की है और उस बॉडी में हम एज मेंबर या चेयरपर्सन या एज डायरेक्टर हम सर्विस प्रोवाइड करें तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अब पैरा 4 में आ जाएगा फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन। डिजीज पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, तो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, सॉरी, बरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के जब एकदम एंड में हम लोग एग्जाम्पशंस पढ़ने वाले होंगे उस समय भी मैं वापस इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्पशन में हम हेल्थ केयर सर्विसेज जब पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। अच्छा, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो सर आप क्या बोलना चाहते हो? देखो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, क्या जीएसटी लगेगा? आंसर है नो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन, क्या जीएसटी लगेगा? आंसर अगेन इज नो। लेकिन जब आप इसका रीजनिंग दोगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट के लिए जीएसटी लगेगा, आंसर इज नो, बिकॉज इट इज एन एग्जाम सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट है, दिस इज नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है। अगर गलती से आपने दोनों जगह पे एग्जेम्पशन बोल दिया कि नहीं नहीं एग्जेम्प्ट है इसलिए जीएसटी लगेगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। So it is very important to understand the reasoning also whether GST is leviable or not. So ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट में भी जीएसटी लगेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजीज पर्सन में भी जीएसटी लगेगा, लेकिन पेशेंट के लिए जीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई। डिजीज पर्सन के लिए जीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर तो ऐसा तो हम वही लिखेंगे ना जो है इसमें, बट मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एग्जाम्पशन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में सब एग्जाम्पशन ज्यादा चल रहा होगा। और जब उस पर्सपेक्टिव में जब हम एग्जाम में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर एग्जाम्पशन का क्वेश्चन अगर आ जाता है, डायरेक्टली एग्जाम्पशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो उस समय हमको लगता है हाँ इस पे जीएसटी तो लगेगा नहीं। एंड देन सेकंड जो होता है, अगर हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं है तो फिर हम उसको लॉजिकली सोचने लग जाते हैं, और लॉजिकली हमको लगता है कि हाँ फिर ये एग्जाम्प्ट है तो ये भी एग्जाम्प्ट ही होगा, तो उसको हम एग्जाम बना देते हैं। लेकिन वो सप्लाई नहीं है। अगर आपने उसको लिख दिया कि वो एग्जाम्प्ट है तो आपके वहां पे मार्क्स चले जाएंगे। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग दोनों ही नेगेटिव लिस्ट में। मतलब अगर हम लैंड बेच रहे हैं, अगर हम लैंड बेच रहे तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिल्डिंग बेच रहे तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है, इट इज सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2, सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2। ये जब हम देखेंगे सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग जब देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा है देखो, सब्जेक्ट टू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप लॉ पढ़ते हो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट टू नॉट विथस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इसमें किसी और सेक्शन, क्लॉज, शेड्यूल, एक्ट, किसी का भी रेफरेंस दिया, किसी का भी रेफरेंस दिया, लाइक नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इन दिस एक्ट मतलब ये एक्ट ही होगा, सीजीएसटी एक्ट होगा, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, वो सेक्शन 9 हो गया। सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2, सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 हो गया। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर एक्ट, ऐसा भी अगर कुछ बोल सकते हो, तो वो किसी का भी रेफरेंस अगर दे रहे, किसी का भी अगर रेफरेंस दे रहे, तो हमको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये रीड करता हूं सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, तो मुझे शेड्यूल 2 मालूम होना चाहिए, मुझे शेड्यूल 2 मालूम होना चाहिए, तब जाके मैं इसको अच्छे समझ सकता हूं। अब सपोज अगर हमने कोई सेक्शन पढ़ा, ओके, आगे चल के वापस अगर उसका रेफरेंस आता है
तो आइडियली आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। लेकिन सपोज अगर आपको याद नहीं भी है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, आपको अगर याद नहीं है तो आपका काम है जाके पहले वो देखो, उसको पढ़ो और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में उसको वापस से रीड करो। अगर आप उसको इस तरह से रीड करते जाओगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। देन ये जो दो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट टू और नॉट विथ स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू और नॉट विथ स्टैंडिंग, जब भी आप कोई प्रोविजन देखोगे सब्जेक्ट टू नॉट विथ स्टैंडिंग ऐसे आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जब वो प्रोविजन को रिवाइज करते हैं ना, ये स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स को स्किप करके आगे रीड करते हैं। उनको लगता है कि हाँ यही तो मेन प्रोविजन है, यही तो बताया ना कि इस एक्ट में करना क्या है या क्या नहीं करना है, हम वही रीड करते हैं। लेकिन जैसे आप सब्जेक्ट टू नॉट विथ स्टैंडिंग को स्किप करते हो, वहां पे आप अपने लीगल लैंग्वेज लिखने का जो आपका एफर्ट है उसको जीरो कर देते हो। अगर आपको लीगल लैंग्वेज लिखना है तो आपको ये प्रोविजंस रट्टा नहीं मारना है, आपको पूरा कंप्लीटली बाय हार्ट नहीं करना है। उस कंसेप्ट से जाओगे तो फिर कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। आपको इसको लॉजिकली समझना है। आप जैसे ही वो प्रोविजन देखोगे आपको मालूम होना चाहिए ओके ये जो प्रोविजन है इसमें किसी और कुछ सेक्शन या किसी और का भी कुछ रेफरेंस है, और वो जो रेफरेंस है या तो वो ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है, तो अकॉर्डिंगली आपको समझेगा कि सब्जेक्ट टू वर्ड यूज करना है या नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड यूज करना है। एज ऑफ नाउ हमको ये नहीं मालूम है, एज ऑफ नाउ हमको ये नहीं मालूम है। पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 हमको ये नहीं मालूम, हम इसको अभी देख भी नहीं रहे। लेकिन जब पैरा 5B शेड्यूल 2 आएगा मैं आपको पूछूंगा अरे ये किधर पहले हमने इसका रेफरेंस देखा था क्या, तो उस समय आपको क्लिक होना चाहिए अरे हाँ ये किधर तो देखा था, किधर तो देखा था। और कहाँ देखा था, हमने इसका रेफरेंस देखा था शेड्यूल 3 के ही पैरा 5 में, शेड्यूल 3 के पैरा 5 में ही देखा था। तो शेड्यूल 3 के पैरा 5 के हमने इसमें रेफरेंस में देखा है हमने इसको। क्या है वो हम लोग समझेंगे जब हम शेड्यूल 2 में आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन हम उसके डिस्कशन पे अभी नहीं जा रहे। अभी सिर्फ इतना आपको समझना है, सेल ऑफ लैंड जो है, सेल ऑफ लैंड जो है वो नेगेटिव लिस्ट में, सेल ऑफ बिल्डिंग भी नेगेटिव लिस्ट में, सिर्फ उसको छोड़ के जो शेड्यूल 2 के पैरा 5B में कवर्ड है। एंड देन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम्स जो होगा, एक्शनेबल क्लेम्स वो नेगेटिव लिस्ट में, एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट में, एक्शनेबल क्लेम में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो सप्लाई नहीं है। लेकिन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट पर, मतलब ये सब जो है ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। और यहां पे लिखा है अदर देन, मतलब ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होगा, ये वापस से मेन लिस्ट में आ जाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सप्लाई बट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इज अ सप्लाई। अच्छा अगर सेल ऑफ लॉटरी टिकट है या बेटिंग है तो क्या ये सप्लाई है, क्या ये सप्लाई है? ऑब्वियसली यस, आंसर इज यस, सप्लाई है ये। अब मेरा क्वेश्चन है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? जब बेटिंग होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? थिंक अबाउट, इसका आंसर है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो देखो अभी इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे हो गया, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो समझो इसको। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग बोला है, इसका मतलब लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग टेक्निकली एक्शनेबल क्लेम का पार्ट होता है। क्योंकि हम देखो क्या बोल रहे हैं, एक्शनेबल क्लेम है ना, इसको आप नेगेटिव लिस्ट में डाल दो, एक्शनेबल क्लेम को आप नेगेटिव लिस्ट में डाल दो, उसको आप सप्लाई मत कीनो। लेकिन फिर बोल रहे अच्छा एक काम करो, रुको, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को रहने दो इधर, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को आप सप्लाई रहने दो। इसका मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पार्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम होते हैं, एक्शनेबल क्लेम के डेफिनेशन में आते हैं। यस, अब हमने गुड्स के डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। Goods means good includes any kind of movable property. Goods includes any kind of movable property, excluding money and securities, but including actionable claims. तो actionable claim goods के डेफिनेशन में लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग actionable claims है, तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग किस में आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा।
फिर यहाँ पे ये 2 पैरा उन्होंने बताया हुआ है, पैरा 7 पैरा 8, आप ऐसी नॉलेज पर्पज के लिए आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे एट फाइनल लेवल। ओके, तो हम सब फाइनल में जाने ही वाले, तो तब पढ़ेंगे उसको आराम से, अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। Government is empowered to notify the activities or transactions undertaken by the central government, state government, or any local authority in which they are engaged as public authorities as the activities or transactions which shall not be treated neither as supply of goods nor as supply of services. Till now, following activities or transactions, मतलब 2 एक्टिविटी है, have been notified under the said clause. एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपालिटी फंक्शंस। जो पंचायत है ना, आर्टिकल 243G, म्युनिसिपालिटी है आर्टिकल 243W। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 243 जो है, 243G एंड 243W जो है, उसमें पंचायत और म्युनिसिपालिटी के फंक्शंस जो है वो उन्होंने हमको बताए हुए। अब मुझे है ना ये जी और डब्लू जो इसमें कंफ्यूजन अगर जब स्टार्टिंग में होता था, तो मैंने इसको अपने रेफरेंस के लिए कैसे उसको रिलेट कर लिया, 243 मुझे याद रखना पड़ेगा, लेकिन जी और डब्लू में अगर कंफ्यूजन होता है तो जो पंचायत है, पंचायत विलेज में होती है, गांव में होती है, तो गांव मतलब जी, गांव जी से शुरू होगा, तो जी जो हो गया उसमें आ गया, तो बचा हुआ डब्लू जो है वो म्युनिसिपालिटी के लिए हो गया। ओके, और एम का वैसे अगर आप उसको इन्वर्ट करोगे तो डब्लू दिखेगा, तो मैंने उसको ऐसे अपने हिसाब से उसको लिंक करके रख लिया। जब भी ऐसे कुछ लिंक करने वाला कुछ पार्ट होगा जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आपको अगर ऐसे देखो, आपको उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपको उसको याद रखना है। अगर आपको लगता है कि चीज़ ये क्या तरीका है, आप उसको अपने हिसाब से याद रखो। आप मेरा ये याद रखने वाला मेथड मेरा फॉलो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको याद करना है। अगर आपको मेरे मेथड से याद हो जाता है, अच्छी बात है, आप उससे याद करो। ओके, अगर आपके पास कोई और अच्छा अप्रोच है, आप मुझे मैसेज करके बताओ, मैं अगले बैच पे वैसे यूज करूंगा। ओके, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू यू ऑलवेज। सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस entrusted to a panchayat under article 243G of the constitution or to a municipality under article 243W of the constitution are treated neither as supply of goods nor as supply of services. Then second, grant of alcoholic liquor license, grant of alcoholic liquor license। अब बोलो सर alcoholic liquor तो नेगेटिव लिस्ट में है ना, अरे वो सप्लाई ऑफ alcoholic liquor नेगेटिव लिस्ट में है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, ये वाइन शॉप ओपन करना चाहता है, तो अगर आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हो तो क्या आप डायरेक्टली खुद से जाके चलो दुकान परचेस किया, दारू परचेस की, सीधा चालू कर सकते हो क्या? नहीं, वहां पे आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मिस्टर ए ने अप्लाई किया स्टेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया। जब यहाँ पे अप्लाई किया उसके लिए कुछ फीस लगती है, तो एक कंसिडरेशन आ गया, और सर्विस दी है बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस, बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस, तो यहाँ पे सर्विस भी आ गई है और कंसिडरेशन भी है। ओके, और गवर्नमेंट के लिए तो ये उनका इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अथॉरिटी जो है, तो ये सारे डेफिनेशन जो पैरामीटर्स है सप्लाई होने के लिए सब पे फिट हो रही है। लेकिन बोला है इसको सप्लाई नहीं मानना, इसको सप्लाई नहीं मानना, ये जो लाइसेंस फीस जो लगेगा इसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस by the state government are treated neither as a supply of goods nor as supply of services. Such license is granted against consideration in the form of license fee or application fee or by whatever name it is called. This special dispensation is applicable only to supply of service by way of grant of liquor licenses. Okay, ये जो नेगेटिव लिस्ट है ये सिर्फ लिकर लाइसेंस के लिए, बाकी किसी लाइसेंस के लिए नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं फायर क्रैकर का शॉप ओपन कर चाहता हूँ, फायर क्रैकर का मुझे बिजनेस करना है, तो फायर क्रैकर के बिजनेस के लिए भी मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। और जब मैं वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लूं,
तो उसके लिए मुझे वहां पे फीस देनी पड़ेगी, उस पर जीएसटी भी लगेगा, उस पर जीएसटी भी लगेगा। अच्छा, वो जीएसटी हो सकता है प्रैक्टिकली उस पर कुछ जगहों पे जीएसटी ना लगे, हो सकता है उस पर जीएसटी ना लगे। वो सब जीएसटी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें एग्जेम्पशन मिल जाए आपको। अब वो एग्जेम्पशन क्यों मिलेगा, वो हम एग्जेम्पशन में देखेंगे। पर अभी अगर हम इसके ऊपर बात करें, क्या वो सप्लाई होगा, वो सप्लाई होगा। अगर हम फायर क्रैकर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमको जब फायर क्रैकर के लिए जब लाइसेंस देगा, वो सप्लाई होगा। लेकिन अगर हम लिकर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट हमको जब लिकर लाइसेंस ग्रांट करेगा, वो सप्लाई नहीं होगा। Hence, this is not applicable or has no precedence value in relation to grant of other licenses and privileges for fee in other situation where GST is payable. It may be noted that service provided by the government to business entities, including by way of grant of privileges, license, mining rights, natural resources such as spectrum, against payment of consideration in the form of royalty, are taxable under GST. Tax is required to be paid by the business entities on such services under reverse charge. ये reverse charge क्या है? What is reverse charge? ये तो हमने अब तक पढ़ा ही नहीं है, तो टेंशन मत लो, ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज के ऊपर होता है। ये वाला जो पार्ट है हम 9.3 में पढ़ेंगे, तो इसको हम 9.3 में पढ़ेंगे। इसके ऊपर अभी आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, देखो जीएसटी जो है ना, वो एक कंप्लीट एक बॉडी हम लोग समझ रहे हैं, या ऐसे समझो कि पूरा एक बहुत बड़ा पेंटिंग है जिसको कोई बना रहा है, कोई एक आर्टिस्ट बना रहा है। अब उसने कहीं तो कहीं ड्रॉ करना चालू किया, कुछ तो ड्रॉ करना चालू किया। अब स्टार्टिंग में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, या स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पेंटिंग बनेगी क्या। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे वो ड्रॉ कर रहे हैं आप भी बस वो ड्रॉ करना सीखो, आप भी वो ड्रॉ करना सीखो, आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे पूरे पेंटिंग और आगे जाती जाएगी, आपको एक आइडिया आते रहेगा कि यस पूरी पेंटिंग क्या होने वाली। तो जैसे हमारा चैप्टर 3 जब खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि आपके पास अभी जीएसटी का काफी कुछ आइडिया आ चुका होगा। नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर। तो यहां पे जो एक सर्कुलर है, जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है उन्होंने, अब वो क्लैरिफिकेशन किस चीज के लिए, पहले वो समझो। मिस्टर ए के दो बिजनेस है महाराष्ट्र में और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट वाइज लेना होता है, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट वाइज होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों जगह पे हमने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और दोनों जगह पे हमारा सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन, क्योंकि मिस्टर ए का ही है तो उसका पैन तो सेम ही रहेगा, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब यहां पे एक पॉइंट को समझो, सपोज हमने यहां के बिजनेस से यहां पे कुछ गुड्स ट्रांसफर किए, कुछ गुड्स ट्रांसफर किए। सर ये तो हमको मालूम है सर, ये गुड्स जो जाएगा ना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन है, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अगर होगा तो विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई मानते हैं। तो सर हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, शेड्यूल 1 पैरा 2, यस हमने पढ़ा है, आपको याद है, वेरी गुड। हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो ये एक ट्रक जैसा दिखने वाला ट्रक है, ये ट्रक है। अब यही ट्रक में गुड्स यहां से यहां आए थे, तो गुड्स यहां पे आए, तो हमने बोला ओके ये जो देखो जो भी गुड्स यहां पे आए उसको सप्लाई मान लो, पैसा नहीं मिला तो भी सप्लाई मान लो। क्वेश्चन है कि सर ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है क्या इसको भी सप्लाई मान लेंगे, ये जो ट्रक है क्या ये सप्लाई ऑफ ट्रक भी मानेंगे क्या। आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये ट्रक तो वापस आ जाएगा ना, तो उसको क्यों मानेंगे। समझो नहीं आया वापस, तो नहीं आया तो वापस, मतलब सर क्यों नहीं आएगा, अरे देखो मिस्टर ए का ही ट्रक है ना ये, तो यहाँ पे आ गया। अब वो बोलेगा कि ठीक है जब वापस यहाँ पे काम पड़ेगा तब चले जाना, जब वापस यहाँ पे काम पड़ेगा तब चले जाना।
तो ऐसे केस में क्या ये ट्रक को हम सप्लाई मान ले? समझो अगर वो नहीं गया है तो कब तक नहीं जाएगा, तो क्या इसको हम सप्लाई मान ले? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा, एक एम्बिग्युइटी आई, और डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि ऑफिसर जो है उनके बीच में इसके लेके अलग अलग व्यूज है। कुछ लोग को लग रहा था कि नहीं नहीं यहाँ पे है ना, हम लोग को इसको सप्लाई मान लेना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट का इंटेंशन ये नहीं था कि इसको सप्लाई मानना है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स जो है वो लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन लेके उसको सप्लाई मानने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे एक सीधा सर्कुलर इशू कर दिया और बोल दिया कि भाई इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस जो होगा, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस, इंटरस्टेट पहले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कर रहे, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस जो होगा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस carrying goods or passenger both, or for repairs and maintenance, shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service, and therefore not be liable to GST, except in cases where such movement is for further supply of the same conveyance. आज अगर वो ट्रक वहां पे जो गया वो आगे ट्रक बेचने के लिए है, वो ट्रक ही बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली उसको सप्लाई मानेंगे। However, applicable GST, as the case may be, shall be leviable on repairs and maintenance done for such conveyance. Yes, यहाँ पे जो repairs and maintenance होगा उसको तो हम सर्विस मानेंगे और उसको सप्लाई भी मानेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो सर्विस है उसको हम सप्लाई मानेंगे, लेकिन वो सप्लाई ऑफ ट्रक नहीं मानेंगे। वो जो ट्रक है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर वहां पे ट्रक गए फॉर कैरेज ऑफ गुड्स या फॉर पैसेंजर्स या फिर वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए गए, लेकिन उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। उसमें जो रिपेयर मेंटेनेंस की एक्टिविटी होगी वो हमारा सप्लाई होगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स above circular shall mutatis mutandis apply to interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like cranes. Such interstate movement shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service, and consequently no IGST would be applicable on such movements. In this context, it is also reiterated that applicable GST, as the case may be, is levied on repairs and maintenance. Which of the following activities are considered neither as supply of goods nor as supply of services? Interstate movement of trucks between distinct persons for repairs and maintenance. Okay. अच्छा, जब भी हम ऐसा कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यू देखते हैं ना, अगर आपको फर्स्ट वाले में आंसर भी मिल गया, आपको फर्स्ट पढ़ते आपको लग रहा है आंसर मिल गया, तो भी यू शुड एंश्योर दैट आप बाकी तीन ऑप्शंस भी रीड करो। हो सकता है बाकी तीन ऑप्शंस थोड़े और ज्यादा स्पेसिफिक हो, थोड़े और ज्यादा डिटेल हो। तो जनरली कभी कभी ऐसे भी हो सकता है एमसीक्यू में ना एक से ज्यादा राइट आंसर हो, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा राइट होगा, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में अगर आपको पहला वाला आंसर राइट लग रहा है तो भी आप बाकी ये आप रीड करो एंड देन आप उसको मार्क करो कि यस कौन सा वाला राइट आंसर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला राइट लग रहा हो लेकिन शायद नहीं हो, तो इसके लिए सारे ऑप्शंस हमेशा आपको रीड करने चाहिए। ग्रांट ऑफ माइनिंग राइट्स बाय गवर्नमेंट टू द बिजनेस, ये तो सप्लाई है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ये भी सप्लाई है। लॉटरी भी सप्लाई है, लॉटरी भी सप्लाई। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा जो पहला ऑप्शन जो हमको पढ़ते ही लगा था ये राइट है, ये हमारा ऑप्शन यही आंसर है। तो देखो हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा हमने, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जो है उसमें क्लॉज ए में हमने शेड्यूल 3 पढ़ा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए शेड्यूल 3, जिसमें हमने पढ़ा ये जो 6 पैरा है इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इसमें से फर्स्ट पैरा क्या था, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड था सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। फिर थर्ड था सर्विसेज, थर्ड में 3 पार्ट थे, उसमें थर्ड में क्लॉज ए सर्विसेज बाय एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये सब नेगेटिव लिस्ट में हो जाएंगे। देन सर्विसेज बाय एनी पर्सन होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सच एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन उसमें क्लॉज सी, सर्विसेज बाय एनी पर्सन एज member, director, chairperson of any body established by state government, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो ये सब को हम लोग नेगेटिव लिस्ट में डाल रहे, सप्लाई नहीं मानेंगे। पैरा 4 में था सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम इंक्लूडिंग मॉर्चुरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। एंड पैरा 5 में था सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। एंड देन पैरा 6 में था एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो ये सब हमारा सप्लाई नहीं होगा एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए शेड्यूल 3। अब एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन दो है, एक है सर्विसेज इन रिलेशन टू, सर्विसेज इन रिलेशन टू फंक्शंस एंट्रस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G एंड म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W। और उसमें सेकंड नोटिफिकेशन है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस का जो सर्विस जो होगा उसको हम नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और फिर बाद में हमने सर्कुलर देखा, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर बोथ और फॉर रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक्सेप्ट व्हेन इट इज फॉर फर्दर सप्लाई। हाँ, यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला जो एक्टिविटी होगा उसको सप्लाई मानेंगे, उस पर जीएसटी आएगा। और फिर जो रिग्स है, टूल्स है, डाइज है, ओके, इक्विपमेंट जो इस तरह के होंगे, इसमें भी इंटरस्टेट मूवमेंट का सेम पॉइंट जो हमने कन्वेंस के लिए पढ़ा वैसे ही ये भी सप्लाई नहीं होगा। इंटरस्टेट मूवमेंट होगा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे एक्सेप्ट व्हेन इट इज फॉर फर्दर सप्लाई। उसमें भी अगर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो एक्टिविटी हो रहा है उस पे जीएसटी, जो भी एप्लीकेबल जीएसटी, वो सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, वो अप्लाई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने देखा नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन क्वालिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स? ध्रुव तारा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज वॉशिंग मशीन टू इट्स कस्टमर। अच्छा, ये हम लोग अभी वो जब क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे, इसलिए नहीं देखा था हमने ये। चलो अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, उस पार्ट पे आ जाते हैं। 7(1)(a) 7(1) देखो 7(1) में हमको पता चलता है कि सप्लाई क्या है। फिर 7(1)(2) बोलता है कि देखो जो जो आपने समझा सप्लाई क्या है उसमें से कुछ चीजें सप्लाई नहीं होगी, नॉट अ सप्लाई। 7(1)(a) इज प्योरली classification of supply into supply of goods और supply of services। 7(1)(a) में हम शेड्यूल 2 देखते हैं, जिसमें हम टोटल 6 पैरास देखेंगे। पहले 7 पैरास हुआ करते थे, उसमें से 7 पैरा डिलीट हो गया, अब टोटल 6 पैरास है और पूरे के पूरे 6 पैरा हम इंटर में देखेंगे। तो इस 6 पैरा में हम समझेंगे कि इसमें क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम ये शेड्यूल 2 देखेंगे ना, तो अगर मैं आपको इस सारे पैरास के बारे में, उसमें पैरा और जो क्लॉजेस है, अगर मैं आपको एक एक करके पूछूं तो उसमें से एक दो छोड़ के आप सारे आप अपने खुद से भी आप इंटरप्रेट करके बता पाओगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सिर्फ एक दो ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होंगे जहां पे हमको वो पॉइंट पढ़ के समझना होगा, अच्छा ये क्या चाहते हैं हमसे समझना, और ये हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे, या इन्होंने क्या प्रोविजन बना के रखा हुआ। उसके अलावा बाकी सब कुछ हम खुद से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेबल, और ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी। आप अगर आप देखोगे आपको लगेगा इतना सब पढ़ना है इसमें, लेकिन वो बहुत बेसिक्स और बहुत सिंपल सा ही है। तो पैरा 1 जिसका हेडिंग है ट्रांसफर, अब इसमें पैरा 1 में देयर आर 3 क्लॉजेस, 3 पार्ट्स है इसमें। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अच्छा, अब ये पैरा पढ़ते समय ना आपको कभी कभी कुछ ओवरलैपिंग दिखेगा, कभी कभी आपको लगा ये तो ऑलरेडी उसमें भी कवर्ड है, ये एग्जाम्पल भी वहां पे भी फिट हो रहा है, हो सकता है ऐसा, ओके, ये हो सकता है। तो बस हमको समझना है, सिर्फ इतना पॉइंट समझना है कि अगर ये वाला ट्रांजैक्शन हमने देखा
तो क्या हमको समझेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? नाउ एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा. दिस विल बिकम सप्लाई ऑफ गुड्स. Any transfer of right in goods or undivided share in goods without transfer of title thereof. इसका एग्जाम्पल देखो, जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स द मशीनरी ऑन रेंट टू सुवासी मैन्युफैक्चर. तो हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं ना, हम गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ गुड्स को यूज करने का राइट दे रहे, सिर्फ गुड्स को यूज करने का राइट दे रहे. तो ये क्या हो जाएगा? सर्विसेज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से कार परचेस करूं तो कार की ओनरशिप मेरी हो गई, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी. मतलब अगर मैं किसी को कार सेल करूं तो मैं कार की ओनरशिप किसी को दे रहा हूं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया. लेकिन अगर मैं किसी को कार सिर्फ 2 दिन भाड़े पे दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गई क्या कार उसकी हो गई? नहीं, वो 2 दिन यूज करेगा, उसके लिए जो हमारे बीच में जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो पैसे, वो मैं उससे पैसे लूंगा एंड कार वापस आ जाएगी 2 दिन के बाद मेरे पास. तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग को समझना है यहाँ पे. एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. तो यहां पे है ना, टाइटल ट्रांसफर तो होगा, देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल, लेकिन वो होगा फ्यूचर डेट पे. एग्जाम्पल, हायर परचेस. आप इंस्टॉलमेंट में, सपोज आपने गुड्स बेचा, आप इंस्टॉलमेंट में आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उस समय आप वो टाइटल को ट्रांसफर करोगे. तो टाइटल ट्रांसफर लास्ट में, एकदम एंड में हो रहा है, तो इसको क्या माने? सप्लाई ऑफ गुड्स माने, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने. तो यहां पे सिंपल देखो, जो लॉ बोल रहा है वो आपको मानना है, और लॉ बोल रहा है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है. बस यहां पे लॉ क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स. Dhruva Capital supplied goods on hire purchase basis to customer. Optima Manufacture supplies toys to retailer on sale or return basis. सेल और रिटर्न बेसिस है, मतलब ये जो टाइटल है फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा, तो जब भी ये सप्लाई होगा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानना. नाउ पैरा 2 का हेडिंग है लैंड एंड बिल्डिंग. पैरा 1 का हेडिंग क्या था? ट्रांसफर. पैरा 1 का हेडिंग था ट्रांसफर. पैरा 2 लैंड एंड बिल्डिंग. एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड. Supply of services. Any lease, tenancy, easement, license to occupy land. Any lease or letting out of building, including commercial, industrial or residential complex for business or commerce, wholly or partly. तो कोई भी लैंड या बिल्डिंग रेंट पे हो रहा है या लीज पे हो रहा है, तो ये ऑब्वियस है, लॉजिकल है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा. क्या हो जाएगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज. पैरा 2 लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग जहां पे हम सिर्फ रेंट या लीज की बात कर रहे हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा. ट्रीटमेंट और प्रोसेस. एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स. एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, मतलब गुड्स जो है वो, अगर हम कोई गुड्स पे कोई काम किसी को करने दे रहे हैं जिसपे गुड्स का ओनरशिप कंटिन्यूसली हमारे पास ही है, तो वो जो पर्सन उस गुड्स के ऊपर काम करके दे रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लेट से एक न्यू शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया है, जिसमें हमारा सपना है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगी. तो हमने बहुत अच्छे से डिजाइनर्स वगैरह सब सेलेक्ट किए, बहुत अच्छे से डिजाइन वगैरह बनाए, स्टिचेस वगैरह सब हमने उसको बहुत अच्छे से किया. ओके. और उसके बाद जब हमारा फर्स्ट लॉट जब गया, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि कंप्लेंट आया कि ये इसमें से कलर जा रहा है या फिर ये कपड़ा श्रिंक होता है. तो ये तो हमारे ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है. हमने वो लॉट मंगवा दिया वापस, पूरा लॉट मंगवा दिया. अब हम ये सोच रहे हैं कि जब भी कोई कपड़ा आएगा, जो कपड़ा भी है उसका क्वालिटी हम चेक करवाएंगे. और कैसे चेक करवाएंगे? हमारे यहाँ पे बाजू में कोई तो एक पर्सन था जो ये सब कपड़े वॉश वगैरह करने का काम करता था. तो पूरा का पूरा जो कपड़े का जो लॉट, जो टाका जिसको बोलते थे, वो पूरा का पूरा जो बंडल जो आता था, वो हम उसको देते थे और बोलते थे इसको आप अच्छे से 2 बार वॉश करो, उसके बाद हमको. तो जब वो 2 बार वॉश करके आएगा, तो अगर कलर निकल रहा है तो हमको समझ जाएगा, कपड़ा श्रिंक हो रहा है तो हमको समझ जाएगा, और अगर कलर नहीं निकलता है या श्रिंक नहीं होता है तो उसके बाद हम वो शर्ट मैन्युफैक्चर करना उसके लिए यूज करेंगे, उस पर हम लोग शर्ट बनाएंगे. तो दैट हम गारंटी दे सकते हैं कि इसके ऊपर कलर नहीं निकलेगा, ये कपड़ा श्रिंक नहीं होगा.
तो वो जो पर्सन हमको कपड़ा वॉश करके दे रहा है, जो कपड़ा वॉश करके दे रहा है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हमको कपड़ा नहीं बेच रहा है। बोले कि सर ये तो बहुत नॉर्मल है, तो समझा ना, वो सिर्फ वॉश करके दे रहा है, सर्विस ही होगा ना। अब मान लो अगर हम सिर्फ बाद में हमने ये सोचा कि हम सिर्फ व्हाइट कपड़ा मंगवाएंगे और फिर उस पर जैसे कलर करवाना है हम उसको वैसे कलर करवाएंगे, तो हम कपड़ा उसको देते, वो उस पर पूरा कलर करके देते, इसको डाइंग करके देते हैं, कपड़े को डाई करके देते हैं। तो अब उसमें वो पेंट यूज कर रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं, तो वो पेंट करके दे रहा है, तो क्या वो हमको पेंट बेच रहा है? नहीं, वो पेंट करने का सर्विस दे रहा है हमको, वो हमको पेंट नहीं बेच रहा है, पेंट करने का सर्विस दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज अगर आप कहीं से एक पैकिंग मटेरियल परचेस करते हो, पैकिंग मटेरियल परचेस करते हो, ओके, वो गिफ्ट पेपर होता है ना, गिफ्ट पेपर, सपोज आप गए गिफ्ट पेपर परचेस किया, आपको कोई गिफ्ट दे रहा था, आपने गिफ्ट पेपर परचेस किया, उसको गिफ्ट पैक करके आप किसी को दे देते, तो आपने गिफ्ट पेपर परचेस किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन लेट से अगर वो गिफ्ट आइटम ही आप शॉप में लेके गए और आप बोला कि इसको पैकिंग करके दो, और वो आपको गिफ्ट पैक करके दे रहा है, उसके लिए आपसे पैसे ले रहा है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Damani Dyeing House dyes the cloth given by Shubham Textile Limited on job work basis. Transfer of business assets. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under directions of person carrying on a business so as no longer to form part of those assets. जो क्या बोला है ये पहला, तो फोर्थ पैरा का हेडिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स है। तो ऑब्वियसली अगर जो मेरा बिजनेस एसेट है, मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस एसेट है, उसको अगर मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। ये केस में क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। मतलब अगर वो मेरे बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, उसका मतलब वो ट्रांसफर हो चुका है, तो उसका मतलब ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बिजनेस एसेट को मैं बिना उसका टाइटल ट्रांसफर के उसको सिर्फ किसी और को मैं पर्सनल यूज के लिए दे रहा हूं, किसी और को मैं नॉन बिजनेस पर्पस यूज के लिए दे रहा हूं, तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। Goods held or used for business are put to private use or are made available to any person for use or any purpose other than business by or under the direction of person carrying on the business. A person manufacturing and selling wooden furniture takes one chair manufactured by him for use at his house. So this will become supply of services. Goods forming part of the assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business, supply of goods. अब ये क्या है? इसका क्या कंसेप्ट है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, ये उसका बिजनेस है और यहाँ पे इसके पास कुछ गुड्स पड़े हैं स्टॉक में, और इसने बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, बिजनेस इज डिसकंटिन्यू। अब इसको समझने से पहले टैक्सेबल पर्सन का मतलब समझना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन मतलब पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और वन हु इज रजिस्टर्ड, वन हु इज रजिस्टर्ड। कोई भी पर्सन जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा। या कोई भी पर्सन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जिस दिन वो रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएगा वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। अब यहां पे ये जो पर्सन है ये अपना बिजनेस बंद कर रहा है। अब बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस ही नहीं है, आगे कुछ सप्लाई नहीं करेगा, तो नाउ इज एक्चुअली नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करवा रहे हैं। So now this person is not a registered person. So he is neither liable for registration nor registered person. So now the person ceases to be a taxable person. Now that person is no longer a taxable person. हाँ सर ये तो समझा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? अब यहाँ पे ये जो इसका बिजनेस है ना, ये जो इसके एसेट है, इसका सब इसने आईटीसी क्लेम किया होगा, ये सब स्टॉक जो है इस पे आईटीसी क्लेम किया होगा।
बट टेक्निकली अब ये सब तो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये सब तो सिर्फ स्टॉक जमा के आईटीसी लिया, लेकिन अब आगे उसको बेच नहीं रहे, तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इसका आईटीसी मिले, तो इसको रिवर्स कैसे करवा दे। बोल रहे कि एक काम करो, ये जो भी आपका यहाँ पे स्टॉक बच गया ना, इसको सप्लाई मान लो। क्या बोला है, इसको सप्लाई मान लो। ओके ठीक है, इसको सप्लाई मानेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जीएसटी लेवी हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट का पैसा रिकवर हो जाएगा, जो आपने एज आईटीसी क्लेम किया था वो गवर्नमेंट का पैसा रिकवर हो जाएगा। तो इसको क्या मानना है आपको, सप्लाई मानना है। ठीक है, सप्लाई मानना है। अब यहां पे सिर्फ इतना बोला है कि इसको आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। क्या मानना है, इसको आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। अब देखो फिर से एक बार रीड करते हैं इसको। Goods forming part of the assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person. These goods which are forming part of the business of any person who ceases to be a taxable person, shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. Arun, a trader, is winding up his business. Any goods left in stock shall be deemed to be supplied by him. अब इसमें एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर हम हमारा बिजनेस देखो बंद करें, बिजनेस बंद करें दो तरीके से बंद हो सकता है। एक, बिजनेस बंद करें मतलब यस हमारे पास जो असेट्स वगैरह सब बेच के, लाइबिलिटीज सब पे ऑफ करके बस शट डाउन कर दिया, खत्म, बिजनेस बंद। दूसरा ऐसा होता है कि हम वो बिजनेस को एज इट इज किसी और को बेच रहे, बिजनेस को किसी एज इट इज किसी और को बेच रहे। तो अगर किसी और को बेच रहे हम बिजनेस एज इट इज किसी और को बेच रहे, तो उस केस में यहां पे इस पर्टिकुलर चीज में वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे उसको, उसको हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस, व्हेन यू सेल योर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, व्हेन यू सेल योर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। तो ये भी यहाँ पे सप्लाई गुड्स में नहीं आएगा। अगर कोई आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसी बिजनेस को चला रहा है एज टैक्सेबल पर्सन, तो भी इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। अच्छा, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न, देखो एक सर्विसेज है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, दे आर एग्जेम्प्ट सप्लाई। हम आगे चल के चैप्टर 5 में एग्जेम्पशन में पढ़ेंगे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पैरा 5 जो है ना, पैरा 5, इसमें क्लॉज ए बी सी डी ई एफ सब है, बहुत सारे, और सबके सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पूरा पैरा 5 जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सबके सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, हम शेड्यूल 2 पढ़ रहे हैं। यस, शेड्यूल 2 में क्या पढ़ रहे हैं, पैरा 5 पढ़ रहे हैं। पैरा 5 में क्या पढ़ रहे हैं, क्लॉज बी, पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2। कुछ याद आया क्या, कुछ याद आया, कहीं पे हमने रेफरेंस देखा था हमने, जो शेड्यूल 3 जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जब हम पैरा 5 पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था सेल ऑफ लैंड। हाँ पढ़ा था, नेगेटिव लिस्ट था ना। और फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पे बोलना चाहते हैं कि सेल ऑफ बिल्डिंग जो पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 में होगा, उसको छोड़ के वो सप्लाई नहीं है, वो नेगेटिव लिस्ट है। तो अभी समझते हैं कि पैरा 5 क्लॉज बी में क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट thereof, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। मतलब यहां पे हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है पैरा 5 क्लॉज बी में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सेप्ट, मतलब ये पैरा 5 क्लॉज बी में नहीं है, एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है कि
एंटायर अमाउंट बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीट सर्टिफिकेट है, या ऐसा भी हो सकता है पार्ट अमाउंट रिसीव्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऐसा भी हो सकता है एंटायर अमाउंट आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यहां पे पार्ट अमाउंट बिफोर एंड बैलेंस अमाउंट आफ्टर। तो ये आपके पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 में कवर्ड है। तो दिस इज सप्लाई, और उसमें भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दिस इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आपके पैरा 5B में कवर्ड नहीं। तो जो भी पैरा 5B में कवर्ड नहीं है, वहां पे सेल ऑफ बिल्डिंग जो होगा, सेल ऑफ बिल्डिंग जो होगा उसको हम नेगेटिव लिस्ट में मानेंगे, वो सप्लाई नहीं होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर विथ यू। सर अगर हमने एक बिल्डिंग बनाई है, हमने बिल्डिंग बनाई, उसमें 10 फ्लैट है, उसमें 10 फ्लैट है, 6 फ्लैट जो है ना वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले बुक हो गए। बुक हो गए मतलब क्या? बुक हो गए मतलब पार्ट पेमेंट आ गए। ओके, पार्ट पेमेंट आ गया या फुल पेमेंट आ गया, लेकिन कुछ तो पेमेंट आ गया 6 फ्लैट के लिए। 4 फ्लैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद बिक रहे। अब इसका क्या होगा? तो जो 6 फ्लैट है उतना पार्ट आपका जो पैसा मिलेगा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। वो पैसा पहले मिले या बाद में मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो 4 फ्लैट जो बिकेगा उसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, वो नॉट अ सप्लाई होगा, दैट विल नॉट बी सप्लाई। सिर्फ जो 6 फ्लैट जो है उतने ही पर्सपेक्टिव के लिए वो सप्लाई होगा, और वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। वो पैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिले या बाद में मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 4 फ्लैट है वो सप्लाई नहीं होगा। देन क्लॉज सी, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट मतलब अगर मेरे पास कोई कॉपीराइट है, मेरे पास कोई कॉपीराइट है और मैंने वो कॉपीराइट किसी और को यूज करने के लिए दिया है फॉर 6 मंथ्स या फॉर 1 ईयर, ऐसे कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया है, टेम्पररी ट्रांसफर के लिए, टेम्पररी ट्रांसफर किया मैंने उसको, आपने वापस मेरे पास वो राइट्स होगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। ये पैरा 5 पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, सुविधा सोल्यूशन डेवलप्स एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस फर्म, ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये भी क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act. Agreeing to obligation to refrain from an act. Agreeing to obligation to refrain from an act. अगर कोई मैं कमिटमेंट देता हूं कि मैं ये वाला एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो वो जो कमिटमेंट दे रहा हूं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। या फिर टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, टू डू एन एक्ट, कुछ काम करके देना, वो तो सर्विसेज हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। टू डू एन एक्ट मतलब कुछ काम करके दे रहे, वो सर्विसेज हो गया। टॉलरेट एन एक्ट, अगर मैं कोई एक्टिविटी को टॉलरेट कर रहा हूं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। सर इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देख, सपोज यहां पे एक स्कूल है, यहां एक सोसाइटी है, स्कूल में रोज मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं। अब ये सोसाइटी वाले जो है वो बोलते हैं कि यार ये मॉर्निंग प्रेयर्स हो रहे हैं, हमको डिस्टर्ब होता है, हमको डिस्टर्ब होता है, तो ये मॉर्निंग प्रेयर्स मत करो।
आप सुबह सुबह 6:30 बजे 7 बजे प्रेयर्स करते, ये सुबह सुबह हमको डिस्टर्ब होता। तो स्कूल ने इनको बोला कि हम आपको हर साल 5 लाख रुपए देंगे, हम हर साल आपको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए देंगे। तो सोसाइटी वाले बोले हाँ, अब डिस्टर्ब नहीं होता है, बस हम वो पैसे की गड्डी को यहाँ रख के सो जाएंगे, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ये जो 5 लाख रुपया दे रहे हैं, उसके लिए सोसाइटी क्या कर रही है? टॉलरेट एन एक्ट कर रही है, या टॉलरेटिंग दिस एक्ट, इसको टॉलरेट कर रहे हैं वो। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। इसी को हम लोग अभी दूसरे सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे एक और सिचुएशन देखते हैं। ये ऑलरेडी एक सोसाइटी है। अब यहाँ पे एक और सोसाइटी बनने वाली थी। यहाँ पे इनके पास, बिल्डर के पास परमिशन था इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का। अब ये सोसाइटी ने देखा यार बिल्डिंग बनेगी, सन यहाँ है, तो फिर लाइट्स जो है वो इनकी चली जाएगी। ओके, तो इन्होंने बिल्डर को बोला कि तुम एक काम करो, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली है ना, सिर्फ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ऊपर का मत करो, ऊपर का मत करो। तो ऑब्वियसली बिल्डर बोलेगा चल चल भाग इधर से, मेरे पास परमिशन में बनाऊंगा। सोसाइटी वाले ने बोला भाई तुमको हम इसके लिए 10 करोड़ रुपया देंगे, कि तुमको 10 करोड़ रुपया देंगे। वो बिल्डर ने देखा कि हाँ मेरे को इसमें 10 करोड़ का फायदा हो रहा है वैसे बनाने के भी, तो चलो मैं नहीं बनाता हूँ। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट किया और बोला कि मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं बनाऊंगा। तो ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मतलब जो मेरे पास लीगली जो करने का अथॉरिटी है मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। ओके, नहीं करने का कमिटमेंट दे रहा हूँ। तो अगर मैं नहीं करने का कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहां पे समझते हैं। सपोज ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे सोसाइटी है, ये फैक्ट्री में यहां से कार्बन एमिशन होता है। जो एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, उनसे उन्होंने परमिशन लिया हुआ है और ये परमिसिबल कार्बन एमिशन, मतलब दिस इज विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन, विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब लेकिन सोसाइटी वालों ने बोला कि यार ये आपका विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो एयर है उसका क्वालिटी जो है वो डाउन होते जा रहा है। तो आप है ना यहाँ पे एक काम करो, एक और डिवाइस लगवाओ, एक और डिवाइस लगवाओ जो इसको और अच्छे से फिल्टर करके लेके जाएगा और कार्बन एमिशन कम हो। ओके, या फिर कुछ ऐसा डिवाइस अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाओ जिसमें कार्बन एमिशन ही कम हो, वैसा उन्होंने बोला। पर उसके लिए तो फैक्ट्री को खर्चा होगा, और फैक्ट्री को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परमिसिबल कार्बन एमिशन है। तो सोसाइटी वालों ने बोला भाई इसके लिए हम है ना आपको हर बार 15 लाख रुपए देंगे, एवरी ईयर 15 लाख रुपीज हम आपको देंगे, आप इसको मेंटेन करो। तो दिस इज कमिटमेंट टू डू एन एक्ट, दिस इज कमिटमेंट टू डू एन एक्ट। तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। टॉलरेट एन एक्ट जो है ये एक एग्रीमेंट के थ्रू होना चाहिए। टॉलरेट एन एक्ट ये एग्रीमेंट के थ्रू होना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम समझेंगे कि ये जो टॉलरेट एन एक्ट है, ये टॉलरेट एन एक्ट है, ये जरूरी नहीं कि हर बार जब आप कुछ टॉलरेट कर रहे हो, हर बार आप कुछ टॉलरेट कर रहे हो तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। टॉलरेट एन एक्ट सिर्फ तभी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा इफ इट इज बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट। हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स मस्टरी गिवन ऑन हायर, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा 6 बहुत ही बेसिक सिंपल है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने लेबर लेबर प्लस मटेरियल पे दिया हुआ, लेबर प्लस मटेरियल पे अगर दिया हुआ, कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने लेबर प्लस मटेरियल दोनों प्रोवाइड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।
तो यहाँ पे लेबर मटेरियल दोनों है, गुड्स भी है सर्विसेज भी है, दोनों है, तो क्या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। सिमिलरली जो इसमें पैरा 6 क्लॉज बी में जो है रेस्टोरेंट सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर whatsoever of goods being food or any other alcoholic or any other article for human consumption other than alcoholic liquor for human consumption where such supply of services for cash deferred payment or other valuable consideration। तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और रेस्टोरेंट सर्विसेज होगा तो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग को जो डिस्कस करने, जहां पे कुछ सर्कुलर्स है या फिर जो सीबीएसई ने कुछ एफएक्यूज वगैरह जो रिलीज किए उसके पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, तो इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने देखो क्या क्या देखा। पैरा वन में हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जिसमें हमने बोला था कि जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर हम सिर्फ राइट टू यूज गुड्स दे रहे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ट्रांसफर लेटर स्टेज में ट्रांसफर होगा, सॉरी टाइटल लेटर स्टेज में ट्रांसफर होगा तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। पैरा 2 में हमने लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में देखा था। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमने क्या देखा, जहाँ पे रेंटिंग ऑफ लैंड होगा या ईजमेंट होगा या लीज होगा या फिर सेम रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग होगा, वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑन अनदर पर्सन गुड्स, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर वो आपका बिजनेस एसेट जो है वो आपके बिजनेस का पार्ट ही नहीं रहेगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस एसेट को किसी को नॉन बिजनेस पर्पस यूज के लिए दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। अगर जो पर्सन है सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो जितना भी उस समय आपके पास स्टॉक है, बिजनेस एसेट है, वो सब सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। उसमें 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, इफ देयर इज सेल ऑफ बिजनेस गोइंग कंसर्न और बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन, वो दोनों कैटेगरी यहाँ पे कवर्ड नहीं है। फिर पैरा 5 क्लॉज ए में हमने देखा था रेंटिंग और प्रॉपर्टी, क्लॉज बी में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंस्ट्रक्शन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। फिर क्लॉज सी जो था उसमें हमने देखा था टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर क्लॉज डी में हमने देखा था डेवलपमेंट और डिजाइन और अपडेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद हमने उसमें और जो पॉइंट्स पढ़े थे पैरा 5 में, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अगर कोई भी चीज हमने रेंट पे दी हुई है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद पैरा 6 में हमने देखा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा हाँ, और एक पॉइंट हमने जो देखा था दैट वाज पैरा 5 में क्लॉज ई में जो हमने देखा था कि agreeing to refrain from an act, agreeing to obligation to refrain from an act or tolerate an act or situation or to do an act, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। फिर पैरा 6 क्लॉज ए में हमने देखा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और क्लॉज बी में हमने देखा था रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये दोनों भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बाद वाले सेशन में। टिल देन बाय, थैंक यू।